हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू माय चैनल नर्सिंग विद पूजा। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट थर्ड इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में। जैसे कि आपने सिलेबस में देखा होगा, यूनिट 3 में मल्टीपल टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो हम वन बाय वन एक एक टॉपिक वीडियोस में डील करेंगे। सबसे पहले आज जो हम डील करने वाले हैं वो टॉपिक है इन्फेक्शन सोर्सेज, पोर्टल ऑफ एंट्री एंड एग्जिट एंड ट्रांसमिशन। सबसे पहले देखते हैं इन्फेक्शन क्या होता है। Infection is the injurious contamination of body or parts of the body by bacteria, viruses, fungi, and protozoa or by the toxin that may produce. इन्फेक्शन एक इंजरी है या बोल सकते हैं कंटामिनेशन है हमारी बॉडी या बॉडी पार्ट्स का, किसके द्वारा? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और प्रोटोजोआ के द्वारा, या उनसे जो टॉक्सिन रिलीज या जो वो सिक्रीशंस रिलीज करते हैं, टॉक्सिक होते हैं वो जो टॉक्सिन रिलीज करते हैं उसके द्वारा जो हमें बीमारी या इंजरी होती है वो इन्फेक्शन की कैटेगरी में आता है। सेकंड डेफिनेशन है यहाँ पे, इन्वेजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन बॉडीली पार्ट्स or tissue which may produce subsequent tissue injury and progress to disease through a variety of cellular or toxic mechanism. इन्वेजन का मतलब होना घर बना लेना, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब अपने काउंट्स में मतलब उनका बढ़ना। तो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब यहाँ पे ऐसे बैक्टीरिया जो डिजीज कंडीशन कॉज करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया का हमारे किसी बॉडी पार्ट में या टिश्यू में जाके मल्टीप्लिकेशन करना और घर बना लेना, और क्या सब्सिक्वेंट कंटिन्यू हमारे टिश्यूज को इंजुरी पहुंचाना या धीरे धीरे क्या डिजीज में प्रोग्रेस कर देना अपने टॉक्सिक मैकेनिज्म के थ्रू। ये क्या होता है? इन्फेक्शन होता है। तो यहाँ पे हमने इन्फेक्शन की दो डेफिनेशंस देखी है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन दो है, एक है एंडोजीनियस सोर्स, दूसरा है एक्सोजीनियस सोर्स। अब ये क्या होता है हम वन बाय वन डील करेंगे। सबसे पहले देखेंगे एंडोजीनियस सोर्सेज। These sources lead to endogenous or auto-infection. The sources of infection is body's own normal flora which may behave as a pathogens outside their normal habitat. Example, E. coli, a normal flora of intestinal tract, may cause urinary tract infection. Streptococcus viridans, a normal flora of mouth, may cause infective endocarditis. एंडोजीनियस वर्ड से ही समझ में आता है कि इनसाइड दी इनसाइड, तो यहाँ पे बॉडी की बात चल रही है तो इनसाइड दी बॉडी। तो जो एंडोजेनिस इन्फेक्शन सोर्स है उसको ऑटो इन्फेक्शन भी के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया नॉर्मली हमारी नॉर्मल फ्लोरा में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब ये अपने नॉर्मल हैबिट से अलग बिहेव करते हैं तो वो एक डिजीज कंडीशन की डिजीज कॉज कर देते हैं। जैसे कि इकोलाई आप सबने सुना होगा, हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक में इकोलाई प्रेजेंट होता है, लेकिन किसी कारण से या किसी मिस एक्टिविटी के कारण या मिस हैबिट के कारण अगर वो यूरिनरी ट्रैक तक किस तरीके से पहुंच जाता है तो वहां पे यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज कर देते। सेम एज स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे नॉर्मल फ्लोरा, माउथ का जो नॉर्मल फ्लोरा उसमें हमेशा प्रेजेंट रहेगा, लेकिन किसी भी माल फंक्शनिंग के कारण या इन्फेक्शन के कारण ये क्या होता है, अगर ब्लड के थ्रू हमारे हार्ट तक पहुंच जाता है तो ये कौन सा डिजीज कॉज करता है? एंडोकार्डाइटिस। नेक्स्ट है एक्सोजीनियस सोर्सेज। Exogenous infection, in contrast, involve a pathogen entering a patient's body from their environment. These pathogens can be introduced through a contaminated device, healthcare worker, surface, or other vector. Patients with open incision in dwelling devices and compromised immune system are especially at risk for exogenous infection. एंडोजीनियस इन्फेक्शन जस्ट अपोजिट एक्सोजीनियस इन्फेक्शन के। एंडोजीनियस में क्या था, बैक्टीरिया इनसाइड द बॉडी ही प्रेजेंट है और माल फंक्शनिंग की वजह से डिजीज कॉज कर रहा है। जबकि एक्सोजीनियस इन्फेक्शन में क्या होता है कि एक्सो मतलब आउटसाइड, बाहर से कोई इन्फेक्शन या कोई बैक्टीरिया क्या कर रहा है हमारी बॉडी में या पेशेंट की बॉडी में एंटर करके वहां के एनवायरमेंट को खराब करके वहां पे इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। तो ये क्या हो गया? एक्सोजीनियस सोर्स हो गया इन्फेक्शन का। इसमें क्या क्या हो सकता है? तो कंटामिनेटेड डिवाइस, कोई डिवाइस जो कंटामिनेटेड है अगर हम उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं। हेल्थ केयर वर्कर का नाम यहाँ पे क्यों लिखा है कि अगर मान लो किसी पेशेंट को एक डिजीज कंडीशन है, मान लो उसको टीबी है और हमने प्रॉपर प्रिकॉशनरी पीपी जो फॉलो करना चाहिए रूल हमने फॉलो नहीं किया, प्रॉपर हैंड वॉशिंग नहीं किया, हमने दूसरे पेशेंट को केयर दी, तो क्या होता है एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को वो डिजीज कंडीशन हो सकती है। सरफेस भी वहां की इन्फेक्टेड होती है, वो भी एक कारण होता है, और दूसरे वेक्टर्स भी होते हैं। इसके साथ साथ अगर पेशेंट को कोई इनवेलिंग डिवाइसेस का मतलब है कोई भी आर्टिफिशियल डिवाइसेस पेशेंट को प्रेजेंट है, जैसे कि यूरिनरी कैथेटर, आरटी ट्यूब, सक्शन कैथेटर,
ऐसा कोई भी डिवाइस अगर करेंगे तो तब भी इन्फेक्शन होने के रिस्क ज्यादा है। कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम है। कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम कौन कौन सी कंडीशन में होता है? जब पेशेंट को कोई ट्रांसप्लांट होता है, या पेशेंट प्रेग्नेंट है, या ओल्ड एज पेशेंट है, या पेशेंट बहुत ही कम एज का न्यूबॉर्न बेबी है, तो इस कंडीशन में भी इनको इन्फेक्शन होने का बहुत ज्यादा रिस्क होता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो ओल्ड एज ह्यूमन होते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है और जो बच्चे होते हैं, उनको हॉस्पिटल में एंट्री थोड़ी अवॉइड होती है, उनको नहीं ले जाने के लिए, या गार्ड्स मना करते, तो वो एक यही कारण है ना। तो हमने दो सोर्स देखे इन्फेक्शन के, एंडोजीनियस सोर्स है जो हमारी बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट है, एंड सेकंड वन इज एक्सोजीनियस सोर्स है जो कि आउटसाइड दी बॉडी जो इन्फेक्शन है वो बॉडी में एंटर करके इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, वो है एक्सोजीनियस सोर्सेज। अब एक्सोजेनियस सोर्सेज में कौन कौन से सोर्सेज आते हैं, हम वन बाय वन डील करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मैन। मैन इज हिमसेल्फ द कॉमनेस्ट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हु मे बी अ पेशेंट और अ कैरियर। जो ह्यूमन है वो सबसे कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है ना। एक हमारे सराउंडिंग में ह्यूमन प्रेजेंट होते हैं तो सबसे ज्यादा जो कॉमन सोर्स है वो इन्फेक्शन का ह्यूमन है, एक से दूसरे को होता है। ठीक है, अगर प्रॉपर प्रिकॉशंस हम नहीं रखते तो इन्फेक्शन लाइक एड्स, सिफिलिस, गोनेरिया, pulmonary tuberculosis, leprosy, pertussis, hepatitis B, mumps, measles, polio, influenza may be acquired exclusively from patients suffering from this disease. ये वाली डिजीज कंडीशन तो है जो पेशेंट्स को हो सकती है। ठीक है, कैरियर। कैरियर ऑल्सो सर्व एज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस एंड कोविड-19। कैरियर हु एक्वायर पैथोजन फ्रॉम पेशेंट। ठीक है, तो ये कैरियर का मतलब है कि किसी एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को वो डिजीज कंडीशन होती है। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है ट्यूबरक्लोसिस और कोविड-19, अगर हम उनके कांटेक्ट में आते हैं विदाउट एनी प्रिकॉशन तो हमें ये डिजीज कंडीशंस प्रॉपर हो सकती है। तो ये दोनों एक्सोजीनियस सोर्स के एग्जांपल है। ये जो ऊपर वाले डिजीज कंडीशन है, ये भी सारे जो बैक्टीरिया वायरस के कांटेक्ट में अगर कोई आ रहा है तो पेशेंट को ये डिजीज कंडीशन होगी। और कैरियर में भी क्या हो रहा है, एक किसी पेशेंट में वो एक्सोजीनियस सोर्स ऑफ इन्फेक्शन प्रेजेंट है और हम दूसरा ह्यूमन बीइंग उसके कांटेक्ट में आएगा तो उसको भी वो डिजीज कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट है एनिमल्स। देयर आर सम पैथोजेंस विच आर कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीज इन बोथ ह्यूमन एंड एनिमल। कुछ कुछ जो पैथोजन होते हैं, या बोल सकते हैं मैक्सिमम जो पैथोजेंस होते हैं, उनमें क्या कैपेबिलिटी होती है, वो ह्यूमन में भी डिजीज कॉज कर सकते हैं, साथ ही साथ वो एनिमल में भी डिजीज कॉज कर सकते हैं। Therefore, animal act as a source of infection of such disease which may be acquired by direct contact with animal bite or ingestion of contaminated meat and milk from such diseased animal। तो इसीलिए बताया है कि एनिमल भी एक इन्फेक्शन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की तरह काम करता है। कैसे करता है, अगर किसी एनिमल को, गाय हो गया, बफेलो हो गया, है ना, अगर इनको अगर कोई डिजीज कंडीशन है और इनका जो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट होता है, जैसे कि मिल्क हो गया, मीट हो गया, या डॉग ने बाइट कर लिया हमें, तो अगर इन लोगों को कोई बीमारी है, ये जो एनिमल्स इनको कोई बीमारी है, और अगर हम इनके फूड प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं या उनसे हमको बाइट हो जाता है, तो वो डिजीज कंडीशन है वो हमारे में भी होने की मोस्ट पॉसिबिलिटी होती है, ह्यूमन बीइंग से भी पॉसिबिलिटी होती है। अब यहाँ पे लिखा है टर्मिनोलॉजी जूनोसिस। तो अगर एनिमल्स के इन्फेक्शन से हमें कोई डिजीज ट्रांसमिट होती है तो उस डिजीज को हम क्या कहेंगे, जूनोसिस। थर्ड है insect। The disease caused by insect are called arthropod borne disease, blood sucking insect like mosquito and ticks, है ना। तो डिजीज कोई भी इंसेक्ट जैसे कि मच्छर है, टिक्स है, उनके काटने से जो डिजीज कंडीशन का कॉज होती है उसको ऑर्थोपोड बॉर्न डिजीज बोलते हैं। ये भी एक्सोजीनियस सोर्स का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट कैटेगरी एक्सोजीनियस में क्या आता है, सॉइल। सॉइल भी हमारे, हम सारे ये जितने भी सोर्स है हम कौन से देख रहे हैं, आउटसाइड द बॉडी जो प्रेजेंट है और जिनकी वजह से हमें इन्फेक्शन होता है। तो सॉइल ये भी आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होती है। कैसे, सॉइल में सर्व एज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ पैरासाइटिक इन्फेक्शन लाइक राउंडवॉर्म एंड हुकवॉर्म इन्फेक्शन। Spores of tetanus and gas gangrene remain viable in a soil for several decades and serve as a source of infection। जैसे कि आप लोगों को पता है मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरिया, पैरासाइट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो उसका एग्जांपल मैंने कुछ लिखा है कि जो राउंड वॉर्म पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि ये राउंड वॉर्म और हुक वॉर्म आपको पिक्चर में इतने क्लियर दिख रहे हैं, लेकिन ऐसे हम अपनी न्यूड आई से देखेंगे तो हमें ये विजिबल नहीं होगा। तो माइक्रोस्कोप से अगर हम देखते हैं तो इनका शेप ऐसे दिखता है। तो ये जो राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म क्या होते हैं, मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं। सेम ऐसे टिटनस और गैस गैंग्रीन के जो स्पोर्स होते हैं वो भी सालों तक मिट्टी में पड़े रहते हैं और डिजीज कॉज करने की उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है। तो अगर हम किसी कारण से मिट्टी या सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं तो ये डिजीज कंडीशन हमें हो सकती है। तो ये भी एक एक्सोजीनियस सोर्स है। नेक्स्ट है वाटर।
Water is also an important source of infection like bacillary, dysentery, cholera, polio, hepatitis A and E and typhoid. आप सब लोगों को पता है जैसे कि अभी रेनी सीजन है, अगर हम कोई भी अनकुक्ड या अनहाइजीनेटेड फूड कंज्यूम करते हैं तो ये भी हमारे लिए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, एक्सोजीनियस सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की तरह काम करता है और ये डिसेंट्री, कोलेरा, पोलियो, हेपेटाइटिस और टाइफाइड जैसी बीमारियां पेशेंट को हो सकती है। नेक्स्ट है फूड। Contaminated food acts as a source of organism causing food poisoning, gastroenteritis, diarrhea and dysentery. सेम है जैसे अभी फूड और वाटर दोनों के लिए सेम है। अगर कंटामिनेटेड फूड या वाटर हमने अनहाइजीन या प्रॉपर अच्छी प्रैक्टिसेस के थ्रू नहीं बनाया गया खाना या बाहर का खाना हम कंज्यूम करते हैं तो ये सारी डिजीज कंडीशन हमको हो सकती है। तो खाना मतलब फूड, वाटर, सॉइल ये सब हमारे लिए क्या करते हैं, एक्सोजेनियस सोर्स डिजीज इन्फेक्शन की तरह, एक्सोजीनियस डिजीज इन्फेक्शन के सोर्स की तरह काम करता है। नेक्स्ट है पोर्टल ऑफ एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। टू कॉज एनी इन्फेक्शन पैथोजन मस्ट एंटर द बॉडी थ्रू सर्टेन पाथवे और रूट्स कॉल्ड पोर्टल ऑफ एंट्री which differ from various organisms. Most of the pathogens can cause infection only if they enter through a particular route. The portal of entry may be alimentary tract, respiratory tract, urogenital tract और inoculation. तो किसी भी इन्फेक्शन को कॉज करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो पैथोजन है उनको जरूरी है कि वो हमारी बॉडी में एंटर करे, तभी वो इन्फेक्शन को कॉज कर पाएंगे। तो वो जो एंट्री करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टल ऑफ एंट्री। उस रूट को क्या कहेंगे, पोर्टल ऑफ एंट्री। तो हर बैक्टीरिया के लिए ये जो पोर्टल ऑफ एंट्री होती है वो डिफरेंट होती है। तो कौन सा बैक्टीरिया कौन से डिजीज कॉज करेगा वो डिपेंड करता है कि वो कौन से रूट से, कौन से स्पेसिफिक पर्टिकुलर रूट से उसने बॉडी में हमारी एंट्री की है। तो अब कौन कौन से मेन पोर्टल ऑफ एंट्री कौन कौन सी है बॉडी में ह्यूमन के, वो है एलिमेंट्री ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट एंड इनोक्यूलेशन। सबसे पहले हम देखते हैं एलिमेंट्री ट्रैक्ट। द एलिमेंट्री ट्रैक्ट सर्व एज अ पोर्टल ऑफ एंट्री ऑफ द पैथोजन कॉजिंग टाइफाइड, डिसेंट्री एंड कोलेरा। These pathogens are taken to alimentary tract by ingestion of contaminated milk, food or water through milk, है ना। तो एलिमेंट्री ट्रैक्ट, एलिमेंट्री ट्रैक्ट मतलब हमारा जो हो गया फूड पाइप है ना, जिससे कि हम खाना खाते हैं। तो एलिमेंट्री ट्रैक्ट अगर हमने खाना खाया है वो प्रॉपर साफ सफाई से बना हुआ नहीं, कंटामिनेटेड फूड है, वाटर है, मिल्क है, कुछ भी अगर हमने इंटेक किया है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, पैथोजेंस हमारी बॉडी में जा सकते हैं और टाइफाइड, डिसेंट्री, कोलेरा के जैसी डिजीज कंडीशंस को कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज द पोर्टल ऑफ एंट्री ऑफ पैथोजन कॉजिंग डिप्थीरिया, ट्यूबरक्लोसिस, pneumonia, etc. These pathogens have a special affinity for respiratory tract and enter via inhalation or through mucous membrane of mouth, nose to throat, टॉन्सिल एंड लंग्स। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक पोर्टल ऑफ एंट्री कैसे काम करती, कौन से पैथोजेंस के लिए काम करती है, जो डिप्थीरिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, ऐसी बहुत सारी डिजीज कंडीशन है जिसके लिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक पोर्टल ऑफ एंट्री है। ये पैथोजन के पास में स्पेशल एफिनिटी होती है कि वो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन, ये जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें क्या हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं और हमारे लंग्स तक पहुंच के और ये डिजीज कंडीशंस को कॉज करते हैं। Next is urogenital tract. Some pathogens enter the body by coming in contact with urogenital tract and are important cause of sexual transmitted disease. Example pathogen causing AIDS, gonorrhea, syphilis. है ना। तो कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में जब जेनाइटल ट्रैक्ट के थ्रू एंटर करता है और डिजीज कॉज करता है तो ऐसी डिजीज को सबसे पहले हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी। तो ये क्या एग्जाम्पल क्या है, एड्स है, गोनेरिया है, सिफिलिस है। तो अगर कोई जेनाइटल ऑर्गन के थ्रू किसी पैथोजन ने हमारी बॉडी में एंट्री की है तो वो यूरोजेनिटल ट्रैक्ट के इन्फेक्शन कॉज करता है। फिर नेक्स्ट है, लास्ट है इनोक्यूलेशन। Some pathogen enter the body through skin or mucous membrane through abrasion, wound or burn and cause severe wound infection. Example, spores of Clostridium tetani enter the wound causing tetanus. Hepatitis B transmitted by transfusion of contaminated blood or inoculation of infected blood product, etc. कुछ जो पैथोजन होते हैं वो हमारी बॉडी में किसके थ्रू एंटर करते हैं, हमारी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू। मान लो हमारी स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, सरफेस की स्किन है, उसमें कोई कट लग गया है, कोई घाव हो गया है या जल गया है ना, बर्न हो गया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे वो जो बैक्टीरिया है वो क्या होता है हमारी बॉडी में उस वुंड के थ्रू बॉडी में एंटर कर जाते हैं, डिजीज कंडीशन कॉज करते हैं, जैसे कि क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। जो टिटेनी के जो स्पोर्स होते हैं वो वुंड के थ्रू हमारी बॉडी में जाएंगे, अंदर चले जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं
और हमारी बॉडी में वो डिजीज कंडीशन को फिर कॉज करते हैं। ये हो गया इनोक्यूलेशन। उसके बाद जैसे पोर्टल ऑफ एंट्री हमने पढ़ा, वैसे ही पोर्टल ऑफ एग्जिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है। इफ द पैथोजेंस एग्जिट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू सर्टेन रूट्स और pathway called portal of exit. The portal of exit differ for different microorganism depending upon the site or location of infection. तो जैसे पोर्टल ऑफ एंट्री है, बॉडी में एंटर करने के लिए पैथोजन के लिए स्पेसिफिक रास्ता है, वैसे ही एक सर्टेन पाथवे है बॉडी से बाहर होने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, उसको हम कहेंगे पोर्टल ऑफ एग्जिट। तो पोर्टल ऑफ एग्जिट जो होता है वो भी डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट डिफरेंट होता है कि वो कौन सी साइड और कौन सी लोकेशन पर उन्होंने इन्फेक्शन कॉज किया है। तो उसके कुछ साइड है या कुछ एग्जिट पॉइंट है, वो कौन कौन से, फीसेस, यूरिन, ब्लड, स्पूटम, सलाइवा, आई सिक्रीशंस, नोज एंड थ्रोट सिक्रीशन, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। आई सिक्रीशन का एग्जांपल अभी हम देख सकते हैं कंजक्टिवाइटिस, है ना, तो वो उसमें भी कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, तभी वो जो डिस्चार्जेस होते हैं, और एक किसी को है और अगर उसने प्रॉपर हैंड वॉशिंग या हैंड हाइजीन या प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया है तो क्या होगा, वो इन्फेक्शन दूसरों को भी हो सकता है। तो ये है पोर्टल ऑफ एग्जिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट हम डील करेंगे द मोड और रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। अब हमने देखा कि इन ट्रांसमिशन के कितने सोर्सेस होते हैं, कौन से एक्सोजीनियस है, कौन से एंडोजीनियस है, कौन कौन से डिजीज कंडीशंस वो कॉज करते हैं, कैसे कॉज कर सकते हैं, क्या उनका एंट्री पॉइंट है, क्या उनका एग्जिट पॉइंट है। अभी ट्रांसमिशन मतलब क्या रूट क्या है, कैसे वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है, तो वो दो तरीके हैं उसके, एक डायरेक्ट है, सेकेंड है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में कुछ सब टाइप है, थ्रू कॉन्टेक्ट, infected hands, droplet and airborne transmission, mother to fetus before birth, laterogen transmission. सेम इनडायरेक्ट में दो टाइप सब टाइप है, व्हीकल ट्रांसमिशन एंड वेक्टर ट्रांसमिशन। अब वन बाय वन हम डील करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन, है ना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हम सबसे पहले देखेंगे। डायरेक्ट ट्रांसमिशन, direct transmission, it is the transmission of disease directly from one individual to other. The time required for such transmission is very short, generally only a few minutes, है ना। तो क्या है इसमें जो डायरेक्टली ट्रांसमिशन होता है, इसमें क्या जो डिजीज कंडीशन होती है वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में बहुत ही कम टाइम में, वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में स्प्रेड हो जाती है। इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले देखेंगे ट्रांसमिशन थ्रू कॉन्टेक्ट। Infection may be acquired by direct or indirect contact with patient sexually transmitted disease like AIDS. ना, ट्रांसमिशन थ्रू कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट के थ्रू जो डिजीज कॉज हो सकती है तो वो कौन सी है, मतलब जब पेशेंट एक हेल्दी और एक अनहेल्दी पेशेंट कांटेक्ट में आते हैं, है ना, बॉडी कांटेक्ट में, फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं और डिजीज कॉज होती है, तो वो इस कैटेगरी में आएगा। उसमें हमने एग्जांपल लिखा है जो भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, जैसे कि एग्जांपल, एक जैसे कि है एड्स या गोनेरिया या सिफिलिस। अगर इस कंडीशन में एक हेल्दी और अनहेल्दी पेशेंट्स प्रॉपर प्रिकॉशंस ना रखते हुए अगर इनकी बॉडी या कांटेक्ट में आते हैं तो क्या हो सकता है, ये डिजीज स्प्रेड हो सकती है। ये है डायरेक्ट ट्रांसमिशन का एक एग्जांपल। सेकेंड है ट्रांसमिशन थ्रू इन्फेक्टेड हैंड, है ना। The pathogens organism may be acquired through infected hand while carrying such diseased person or carrier, like handling their body fluids. Many diseases of respiratory and intestinal tract are transmitted by infected hand, है ना। सबसे मोस्ट कॉमन जो डिजीज स्प्रेड होने का कारण है वो हमारे हैं हैंड्स, है ना। कोई कोई से जो बैक्टीरिया या जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हाथों के थ्रू ही, जब जब हम किसी पेशेंट का केयर कर रहे हैं, ड्यूरिंग पेशेंट केयर हमने प्रॉपर हैंड हाइजीन परफॉर्म नहीं किया है, ये डिजीज कंडीशन कॉज कर सकता है। दूसरा, अगर हमने एक सेल्फ पेशेंट केयर परफॉर्म करते समय अगर हैंड हाइजीन रखी। दूसरा, अगर किसी पेशेंट को खुद को डिजीज और उसने प्रॉपर अपनी केयर नहीं करी है, जैसे कि किसी को कफ एंड कोल्ड है या टीबी है, उसने प्रॉपर अपना केयर मेंटेन नहीं किया, हैंड हाइजीन मेंटेन नहीं किया और दूसरे लोगों से मिला, तो क्या उनको वो डिजीज कंडीशन हो जाएगी। तो हैंड सबसे कॉमनेस्ट रीजन है इन्फेक्शन फैला होने का, है ना। तो हमको हैंड हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए ड्यूरिंग पेशेंट केयर भी। और अगर हमें कोई डिजीज कंडीशन हो गई तो हमें अपने आप को भी दूसरों को ठीक रखने के लिए अपने आप से हमको हैंड हाइजीन प्रॉपर परफॉर्म करनी चाहिए टाइम टू टाइम। तो जितनी भी जो रेस्पिरेटरी
जो लंग्स की जो डिजीज होती है और जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब फूड पाइप वाली जो जितनी भी डिजीज कंडीशन होती है उसका सबसे मेन जो कॉज होता है वो यही होता है हाथ। अगर हमारे हाथ प्रॉपर हाइजीनेटेड है, साफ है, हमने पूरी प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हैं तो हम बहुत हद तक इस इन्फेक्शन को हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम आगे। ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन थ्रू ड्रॉपलेट एंड एयरबोर्न ट्रांसमिशन। Inhalation of droplet of saliva and nasal secretions expelled from mouth or nose of infected person while coughing, sneezing, speaking may transmit infection to healthy individual। है ना, इसमें सिंपल लिखा हुआ है कि अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के सलाइवा को या नेजल सिक्रेशंस को हमारे माउथ और नोज के थ्रू, अगर जब वो कफिंग करता है, स्नीजिंग करता है, स्पीकिंग करता है, हमारे किसी तरह से हेल्दी इंडिविजुअल के कांटेक्ट में वो उसके जो ड्रॉपलेट से है या एयरबॉर्न है वो अगर कांटेक्ट में आ जाते तो वो हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो सकता है उस अनहेल्दी पर्सन से। तो हमको क्या करना है, अगर जब भी पेशेंट इन्फेक्टेड है या हम भी इन्फेक्टेड है तो हमको कफिंग और स्नीजिंग करते समय क्या करना है, प्रॉपर प्रिकॉशंस रखने हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अगली स्लाइड की ओर। क्या है, ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू फीटस बिफोर बर्थ, देट्स आल्सो कॉल्ड कंजेनिटल इन्फेक्शन। Some pathogens like rubella viruses, herpes simplex virus, HIV, etc. can cross the placenta barrier and infect the fetus। कुछ जो पैथोजेंस होते हैं जैसे कि रुबेला, हर्पीस सिम्प्लेक्स और एचआईवी, ये क्या होते हैं, मदर टू बेबी ये डिजीज स्प्रेड हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो इन्फेक्शंस है या ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये पैथोजेनिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करते हैं, प्लेसेंटा क्रॉस करके फीटस तक पहुंच के उसको हार्म कर सकते हैं, उस तक वो डिजीज कंडीशन पहुंच सकती है। तो ये भी एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन या डायरेक्ट कॉज कर सकता है डिजीज को, मदर टू फीटस। फिर लास्ट है डायरेक्ट कांटेक्ट में लेट्रोजेनिक ट्रांसमिशन। इन्फेक्शन लाइक एड्स, हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी may be transmitted during therapeutic and diagnostic procedures like lumbar puncture, blood transfusion, dialysis, heart and kidney transplant surgery if absolute aseptic technique are not employed। लेट्रोजेनिक ट्रांसमिशन में आएगा कि अगर ड्यूरिंग द पेशेंट के डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के समय, जैसे कि लंबार पंचर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डायलिसिस, हार्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी या कोई भी और मेडिकल सर्जिकल प्रोसीजर के ड्यूरिंग हमने अगर प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक फॉलो नहीं की, या जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उन्होंने किसी कारण से एसेप्टिक टेक्निक फॉलो नहीं की और पेशेंट को या हेल्दी जो पर्सन है उसको डिजीज कंडीशन हो जाती है हमारी माल फंक्शनिंग की वजह से, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, वो आएगा लेट्रोजेनिक ट्रांसमिशन की कैटेगरी में आएगा। तो हमें क्या करना है, जब भी हम कोई प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो हमें एसेप्टिक टेक्निक प्रॉपर फॉलो करनी है, हैंड वॉशिंग, हैंड हाइजीन प्रॉपर फॉलो करना है, चाहे वो लंबार पंचर जैसा बड़ा प्रोसीजर हो या हम सिंपली किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हो या सैंपल कलेक्ट कर रहे हो या वेन फ्लो ही क्यों ना लगा रहे हो, तो हमें प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक, हैंड वॉशिंग टेक्निक्स को फॉलो करना है। नेक्स्ट आता है बी, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेनिक डिजीज इनडायरेक्टली फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन इज यूजुअली लॉन्ग। इट इंक्लूड व्हीकल ट्रांसमिशन और वेक्टर ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या होता है, जब डिजीज या पैथोजन जो होते हैं वो डायरेक्टली एक से दूसरे हेल्दी टू अनहेल्दी पर्सन में नहीं जाते, इनडायरेक्टली जाते हैं। तो इनडायरेक्टली जाने में इनको क्या लगता है, थोड़ा जो टाइम लगता है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट ट्रांसमिशन में। इसमें दो इंक्लूड है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में, एक है व्हीकल ट्रांसमिशन, सेकंड है वेक्टर ट्रांसमिशन। सबसे पहले देखेंगे व्हीकल ट्रांसमिशन। द ट्रांसमिशन the transmission of disease through the agency of water, milk, food, blood or other biological product is known as a vehicle transmission। vehicle transmission में क्या चीज आएगी, जो भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है ना, या वाटर, मिल्क, फूड और ब्लड है, अगर मान लो इनमें कोई इन्फेक्शन है या ये प्रॉपर हाइजीनेटेड तरीके से कुक्ड नहीं है या अनकुक्ड है या इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉपरली क्या बोल सकते हैं, क्लीन्ड नहीं है, चाहे वो ब्लड हो वो पूरा प्रॉपरली स्कैन नहीं है ना, मतलब इन्फेक्टेड ब्लड है या वाटर लिया है या मिल्क लिया या फूड लिया है वो प्रॉपरली कुक्ड नहीं है, या जिस जहां से सप्लाई किया है वहां पे प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, इन्फेक्शन स्प्रेड होता है ना। तो वो क्या, किसमें किस कैटेगरी में आएगा, वो आएगा व्हीकल ट्रांसमिशन में। नेक्स्ट है वेक्टर ट्रांसमिशन। वेक्टर आर ऑर्थोक्रोड्स और अदर इनवर्टिब्रेट।
host. They transmit infection. Example: mosquito, fly, fleas, ticks, mites and lice. Objects. Transmission by vector may be mechanical और biological. तो अगर किसी भी ऑर्थोपोड या इनवर्टिब्रेट के बाइट करने से ये जो होने वाले जो इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, ये वाली जो इन्फेक्शन है वो किस कैटेगरी में आएगा? वेक्टर ट्रांसमिशन में आएगा। और वेक्टर ट्रांसमिशन मैकेनिकल भी हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। तो आज हम देखेंगे एक बार हमने क्या डील किया है। आज हमने यूनिट 3 माइक्रोबायोलॉजी की जो आपके फर्स्ट ईयर में, उसमें हमने सबसे पहले देखा इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन क्या होता है, सोर्सेस क्या है, पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है, एग्जिट एंड ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो दो टाइप का है, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट ट्रांसमिशन। अब इसकी जो बचे हुए टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे उसमें आप देख सकते हो नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि बहुत ही बड़ा क्लास हो जाएगा अगर मैं इसमें कंटिन्यू करती हूँ। तो मैं पार्ट्स पार्ट्स में ये वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप इसको देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट्स है या आप कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं, आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है, तो आप उसके बारे में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी या किसी भी सब्जेक्ट के अगर आप पेपर चाहते हैं, प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर अगर आप चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। Thank you for watching my channel. Please like and subscribe my channel.